हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। देखिए, फ्लक्स पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, गॉसेस लॉ, और वो हमें फ्लक्स से समझ आएगा। और फ्लक्स हमें समझ आएगा एक टर्म से जिसका नाम है एरिया वेक्टर। क्या नाम है? एरिया वेक्टर। तो पहले बात करते हैं एरिया वेक्टर क्या चीज होता है। आपको कि सर एरिया तो हमें स्केलर जैसी फीलिंग देता है, वेक्टर कहां से हो गया? देखिए, मान लीजिए इधर वाटर फ्लो कर रहा है और अगर मैं इसके अंदर कोई एरिया रख दूं, सर्कुलर एरिया रख दिया, और उस सारे एरिया में मान लीजिए पोरस है, वो सारा एरिया पोरस है। अभी बताइए उस एरिया के अंदर से फ्लो जो है वो मैक्सिमम है, और अगर मैंने एरिया को ऐसे रख दिया तो अब जो फ्लो है एरिया के अंदर से, वाटर की जो क्रॉसिंग है, वाटर की क्रॉसिंग इस केस में ज्यादा है, इस केस में कम है। मतलब एरिया के अंदर से जो वाटर क्रॉस होता है, इस एरिया के अंदर से जो वाटर क्रॉस होगा अब ज्यादा क्रॉस होगा, अब कम क्रॉस होगा। इसका मतलब एरिया में से वाटर का क्रॉस हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि एरिया किस ओरिएंटेशन में रखा गया है, मतलब किस डायरेक्शन में रखा गया है। तो इसका मतलब एरिया को हमें किसकी तरह ट्रीट करना चाहिए, वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मायने करती है, तो हमें उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो सवाल ही उठता है कि एरिया की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो मैं बता दूं एरिया की डायरेक्शन हम लोगों ने क्या बनाई बच्चों, एरिया के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है हम उसे एरिया की डायरेक्शन बोलेंगे। तो एरिया वेक्टर क्या चीज है देखिए जरा। एरिया वेक्टर सिंपल भाषा में मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी वेक्टर जो एरिया के क्या हो, कोई भी वेक्टर जिसकी वैल्यू तो एरिया के बराबर हो और वो एरिया के परपेंडिकुलर हो। वैल्यू तो एरिया के बराबर हो, एग्जांपल के तौर पे एरिया मान लो रेडियस इसकी r है, तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू तो, इस वेक्टर की वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर हो और इसकी डायरेक्शन एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम कहेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि अब ये जैसे क्यूब है, मैंने कहा बच्चों इस क्यूब के अलग अलग एरिया के एरिया वेक्टर बताइए, एरिया वेक्टर बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? मैंने कहा ये वाला एरिया कितना होगा, इसकी हर साइड ए एक ही है, क्यूब है और हर साइड एक ही है, तो ये एरिया ए स्क्वायर। तो एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे? अगर क्लोज सरफेस है, कैसे सरफेस है? क्लोज सरफेस है, तो उसके बाहर से एरिया वेक्टर बनाना, अंदर से नहीं बनाना। मतलब इसके अंदर की तरफ ऐसे नहीं बनाना, परपेंडिकुलर बनाना और आउटसाइड बनाना है। तो यहां एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर, और वैल्यू कितनी होगी? ए स्क्वायर। यहां भी बाहर होगा और वैल्यू कितनी होगी? ए स्क्वायर। यहां भी बाहर होगा और वैल्यू कितनी होगी? ए स्क्वायर। और नीचे वाला भी कितना होगा? ए इंटू ए स्क्वायर, और डायरेक्शन कहां होगी? नीचे। और आगे वाला एरिया होगा मेरी तरफ एरिया वेक्टर, वैल्यू होगी ए स्क्वायर, और ये जो पीछे वाला एरिया उसका एरिया वेक्टर होगा पीछे की तरफ और वैल्यू होगी ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब है जब हम एरिया वेक्टर बनाएं क्लोज सरफेस का, तो एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटसाइड होना चाहिए। समझ आ गई बात आप लोगों को? अब बात करते हैं कि अगर एरिया सर क्या ही ना हो, प्लेनर ही ना हो, नॉन प्लेनर किस्म का हो, जैसे इस तरह से एरिया हो, स्फीयर है, और मैंने आपसे कहा कि आप इसका एरिया वेक्टर बनाइए, तो ये तो नॉन प्लेनर एरिया हो गया। प्लेनर में एक एरिया वेक्टर बन जाता है, लेकिन नॉन प्लेनर में कैसे बनेगा देखिए। तो आप इसके ऊपर एक छोटा सा हिस्सा ले, आप उसे डीएस भी कह सकते हैं, आप उसे डीए भी कह सकते हैं, डी ए कह दिया मैंने उसे। तो ये जो डी ए की डायरेक्शन होगी वो एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और स्फीयर के परपेंडिकुलर वो होगा जो सेंटर से आएगा। तो अब हम जो डी ए वेक्टर बनाएंगे वो स्मॉल पोर्शन में बनाएंगे, डी ए और आउटसाइड। इसी तरह यहां बनाना हो तो भी छोटा सा पोर्शन ले लें और उसको सेंटर से मिला दें और आउटसाइड कह दें। वैल्यू तो अब भी आप डी ए कह सकते हो, हाँ डायरेक्शन इसकी अलग और उसकी अलग है, तो इसे डी ए वन वैक्टर कहना पड़ेगा और इसे डी ए टू वैक्टर कहना पड़ेगा। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तो इतनी ये है और इतनी ये है, तो हम इसे भी डी ए कह सकते हैं और इसे भी डी ए कह सकते हैं। इसी तरह इस पॉइंट पे बनाना हो तो इस तरह से बन जाएगा, इस पॉइंट पे बनाना हो तो इस तरह से बन जाएगा। तो इसी तरह हर पॉइंट के ऊपर हम बना सकते हैं और वो रेडियली आउटवर्ड होगा। यस और नो? अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि सिलेंडर है, अगर आपके पास एरिया जो है वो सिलेंडर है, सिलेंडर की फॉर्म में है, आप इसका एरिया वेक्टर बताइए। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा देखिए जरा। ऊपर वाला एरिया तो प्लेन है, तो प्लेन का तो आप सीधा कह दोगे ए ऊपर की तरफ है, और इसका भी प्लेन है तो कहां कह दोगे? नीचे, आउटसाइड होना चाहिए। वैल्यू इसकी ए है तो इसकी भी ए होगी, और ए कहां कह दोगे? नीचे की तरफ है। अब जो बाहर का कर्व्ड पोर्शन है, बाहर का कर्व्ड पोर्शन है, उसका जो एरिया वेक्टर बनेगा बच्चों वो किस तरह से बनेगा देखिए, यूं
ये जैसे कर्व्ड है, तो इस पोर्शन पे स्मॉल एरिया लेंगे, वो इधर होगा, इस पोर्शन पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ होगा। मतलब हर पॉइंट पे इसके, ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ बनेगा। क्लियर है ये बात? इधर इस तरफ, इधर इस तरफ, इधर इस तरफ, इधर इस तरफ, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ बनेगा। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो यहां एक दिखा देते हैं, सारे दिखाने की जरूरत नहीं है। एरिया वेक्टर ds, तो उम्मीद आपको एरिया वेक्टर की बातें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग फ्लक्स की। फ्लक्स क्या चीज है? देखिए, फ्लक्स फिजिक्स में यूज होने वाली एक जनरलाइज टर्म है। मैंने कहा ये बच्चों एरिया है, सर्कुलर एरिया है, और इसका एरिया वेक्टर कहां है? इधर है एरिया वेक्टर, और ये सारा एरिया पोरस है। मान लो आपके पास एक क्या है, वाटर जेट है, फुवारा समझ लो, और आपने पानी को आगे की तरफ फ्लो कराया। तो अभी बताइए, वाटर का फ्लो इसमें से फुल जाएगा? तो वाटर एरिया की डायरेक्शन में फुल फ्लो कर रहा है, हम कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है। वाटर फ्लक्स मैक्सिमम एरिया में से। अगर आपने वाटर का फ्लो इस तरह करवाया तो हम कहेंगे फ्लक्स जा तो रहा है लेकिन कम जा रहा है। अगर हमने ऐसे फ्लो कराया तो हम कहेंगे फ्लक्स और भी कम जा रहा है। वाटर ऐसे क्रॉस कराया तो एरिया के डायरेक्शन में वाटर क्या जा रहा है? कम जा रहा है। एरिया की डायरेक्शन में जब वाटर का फ्लो ज्यादा होगा तो हम कहेंगे फ्लक्स ज्यादा है, और एरिया के डायरेक्शन में अगर वाटर का फ्लो कम होगा तो हम कहेंगे फ्लक्स कम है। अभी फ्लक्स पहले ज्यादा था, अब कम है, अब और कम है। और अगर हमने वाटर को ऐसे फ्लो कराया तो हम कहेंगे फ्लक्स जो है वो जीरो है, फ्लक्स जो है वो जीरो है। इसी तरह अगर हमने वाटर का फ्लो आगे की बजाय पीछे करा दिया तो हम कहेंगे फ्लक्स नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का मतलब है एरिया की डायरेक्शन में वाटर नहीं जा रहा है, उसके अपोजिट जा रहा है। अब फ्लक्स और ज्यादा नेगेटिव है, फुल नेगेटिव फ्लक्स है। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर इस एरिया की डायरेक्शन में वाटर की बजाय अगर क्या चीज पास करें, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पास करें। क्या पास करें? ये एरिया है और इसकी डायरेक्शन में हम क्या पास करें? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करवाएं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा तो हम कहेंगे फुल फ्लक्स जा रहा है। और अगर इस एरिया के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा तो हम कहेंगे फ्लक्स कम जा रहा है। और अगर इस एरिया की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, मतलब ऐसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कहेंगे फ्लक्स जीरो है। और अगर इस एरिया की डायरेक्शन में फील्ड जो है वो इस तरफ गया तो हम कहेंगे फ्लक्स जो है वो नेगेटिव है। और अगर हमने कहा कि एरिया आगे है और फील्ड पीछे है तो हम बोलेंगे फ्लक्स मैक्सिमम नेगेटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव है। तो फ्लक्स का मीनिंग क्या है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में किसी क्वांटिटी का क्रॉस होना। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में किसी भी क्वांटिटी का क्रॉस होना। अगर उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों क्रॉस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। अगर वाटर क्रॉस हो रहा है तो वाटर फ्लक्स। तो अगर हम कोई कहेगी, हमें फार्मूला बनाने को कहेगी, ये मेरा एरिया है और ये ई है और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो कोई आपसे कहेगी फ्लक्स बताइए कितना है, तो आप ई का कंपोनेंट कर लें एरिया में। तो एरिया में कितना कंपोनेंट आएगा? ई कॉस थीटा, और ऊपर कितना आएगा? ई साइन थीटा। तो आप देखिए इस एरिया आगे की तरफ ए एरिया और आगे की तरफ फील्ड कितना है? ई कॉस थीटा, और इधर फील्ड कितना है? ई साइन थीटा। और क्लियरली हमें दिख रहा है ई साइन थीटा का तो कोई फ्लक्स नहीं है, ई कॉस थीटा का फ्लक्स है। तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों? ई कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? एरिया के साथ, तो हम उसे बोलेंगे फ्लक्स है। तो दैट इज ई ए कॉस थीटा। तो यानी ई ए कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम एक वर्ड में बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सवाल उठता है कि सर एसआई यूनिट क्या होगी? बड़ा आसानी से देख लेते हैं। फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? पहले ई की एसआई यूनिट लिख देते हैं। तो ई की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और एरिया के मीटर स्क्वायर
कोस थीटा नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स की ऐसा यूनिट होगी वोल्ट मीटर। अगली बात करते हैं, अलग अलग केस में फ्लक्स निकालना है। मैंने कहा आपसे ये एरिया है और ई भी आगे है, फ्लक्स बताइए, तो हम फटाफट बोलेंगे ई भी आगे ए भी आगे, तो ई ए कॉस 0, और cos 0 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1, तो फ्लक्स हो गया ई ए। अगर हमने कहा कि बताइए ई आगे है और ए इधर है, फ्लक्स बताइए, तो कितना हो जाएगा, एंगल हो गया 90, तो ई ए cos 90, फ्लक्स कितना हो गया 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तीसरा केस, ई मैंने कहा आगे है और ए मैंने कहा पीछे है, और मैंने कहा फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई ए cos 180, ई और ए में एंगल कितना हो गया 180 का, और 180 का एंगल है तो -1, तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई इंटू ए। क्लियर है ये बात? तो फटाफट बोलेंगे, जब भी ई और ए सामने हो तो फ्लक्स ई ए, उल्टा हो तो माइनस ई ए, और 90 पे हो तो 0। अब जैसे एक छोटा सा सवाल ट्राई करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये एक प्रिज्म है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर फेस है। सवाल मेरा ये है कि ये लेंथ L है और ये वाली चौड़ाई B है और ये एंगल थीटा है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप इस प्लेन में से, दो प्लेन है, ये वाला वर्टिकल प्लेन और ये ऑब्लिक प्लेन, फ्लक्स बताइए पहले प्लेन का और फ्लक्स बताइए दूसरे प्लेन का। तो पहले प्लेन की बात करते हैं, इस वर्टिकल प्लेन की। यूं तो इस वर्टिकल प्लेन में एरिया कहां माना जाएगा, पीछे, और फील्ड कहां है जो कि दिया है आगे, तो एरिया कहां मानेंगे हम, पीछे, क्योंकि आउटसाइड मानना प्लेन एरिया है तो पीछे मानेंगे। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू ए। अब आप पुट कर दें, ए कितना है, एल लेंथ और बी चौड़ाई, तो एल इंटू बी, तो फ्लक्स हो गया माइनस ई इंटू एल बी। अब बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की। तो इंक्लाइंड प्लेन में पहले तो ये साइड चाहिए, ये वाली साइड तो हमें पता है बी है, ये वाली साइड नहीं पता, तो ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो इस थीटा और एल से, ये हमें पता है एल है और ये हमें पता है थीटा है, तो ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं, इसको आप एक्स मान लीजिए। तो क्या होगा, एक्स अपॉन में एल किसके बराबर है, या एल अपॉन एक्स कर लें आप, एल अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हो गया कितना, एल अपॉन में साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स हमें पता है और ये बी पता है, तो देयरफॉर ये एरिया कितना हो गया, एरिया 2। इसके एरिया को मैं एरिया 2 कह देता हूं, तो एरिया 2 कितना होगा, ये वाली लेंथ कितनी है हमारी, एल बाय साइन थीटा, और इंटू क्या है बी। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल की। इधर ई ऐसे है, इस पॉइंट पे ई ऐसे है, तो अगर ई ऐसे है तो यहां ये वाला एंगल कितना होगा, प्लेन के साथ वाला एंगल जो होगा बच्चों वो होगा थीटा। कितना होगा, थीटा। आप साइड में समझ सकते हैं इसको, ये थीटा है और यहां हॉरिजॉन्टल लाइन है ई, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां एरिया वेक्टर ऊपर होगा, तो एंगल कितना होगा, ई और ए में एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, नीचे वाला ये टोटल 90 है, नीचे वाला थीटा है, तो ऊपर वाला कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो फ्लक्स 2 बताइए क्या होगा, फ्लक्स 2, ई की वैल्यू इंटू ए इंटू कॉस, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ई वेक्टर और ए वेक्टर, ये थीटा था तो ये थीटा है, तो ई और ए के बीच में ये टोटल 90 था, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ई ए कोस 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा कितना, ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। ठीक है, अगर ई ए साइन थीटा, देयरफॉर आप पुट करें वैल्यूज
ई तो ई है और ए कितना है मेरा एल बाय साइन थीटा, एल बाय साइन थीटा इंटू बी, एल बाय साइन थीटा इंटू बी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, देयरफॉर फ्लक्स आ गया ई एल पी। हाँ ये तो होना ही था, इस वर्टिकल प्लेन का जितना इसमें से फ्लक्स एंटर किया है और इससे निकला है, तो जितना इसमें नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना उसमें पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो फेसेस बची आप सोचिएगा उनका फ्लक्स क्या है, मैं बता दूं, बाकी हिंट दे देता हूं। ये जो वर्टिकल प्लेन आगे ये यूं है और लाइनें यूं जाएंगी तो पैरेलल हो गया, तो इस फेस का फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इसी तरह यहां जो प्लेन है, एक प्लेन आगे एक प्लेन पीछे, एक ट्रायंगुलर प्लेन आगे एक ट्रायंगुलर प्लेन पीछे, तो आगे वाले के भी लाइनें पैरेलल हैं, पीछे वाले की भी लाइनें पैरेलल हैं, तो इन दोनों का फ्लक्स होगा जीरो। इसी तरह जो बेस है, बेस के भी लाइनें क्या होंगी पैरेलल, तो उसका भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होगी। तो कल हम बात करेंगे नॉन प्लेनर एरिया के फ्लक्स की, आज हमने बात करी है प्लेनर एरिया के फ्लक्स की। उम्मीद है समझ आ गई होगी बातें।